नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनाया और आप सुन रहे हैं दस्तक अनाया के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर होगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर असली डर को महसूस करना चाहते हैं तो कहानी को पूरा सुनें। और हाँ, लाइट बंद मत करना, क्योंकि डर की दस्तक हो चुकी है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुनसान रास्ते पर अकेले चलते चलते अचानक दिल जोर जोर से धड़कने लगे, जैसे कोई आपके साथ चल रहा हो? क्या कभी ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी निगाहें आपको देख रही हैं, जैसे कोई आपके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करें। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के रवि की है। रवि एक साधारण सा लड़का था और पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसका सपना बस इतना था कि अपने परिवार का सहारा बन सके। रवि का परिवार एक मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था और घर के ऊपर फूस का छपरा पड़ा हुआ था। घर में माँ, बाप और छोटी बहन मीरा थी। माँ घर का काम देखती थी और उसके पिताजी खेती करते थे। उनके पास ज्यादा खेती नहीं थी, इसलिए सिर्फ गुजारे भर का अनाज पैदा होता था। और बहन गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने जाती थी। इन्हीं तीन लोगों की मुस्कुराहट ही रवि की दुनिया थी, जिनके लिए रवि गांव से काफी दूर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था। इसलिए उसे जल्दी सुबह ही निकलना पड़ता था, जिससे वो समय से फैक्ट्री पहुंच सके, जो गांव से बहुत दूर थी। और रास्ता भी एकदम सुनसान रहता था। ना ही कोई पक्की सड़क थी जो उसके गांव से फैक्ट्री तक जाती हो। बस एक उबड़ खाबड़ सा रास्ता था, जिसे वो अपनी साइकिल से रोज तय करता था। रास्ते के चारों तरफ दूर दूर तक जंगल था और एकदम सुनसान। ऐसा रास्ता जहां अंधेरे में इंसान तो क्या, जानवर भी जाने से डरते थे। रवि के पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि वो अपने परिवार का अकेला सहारा जो था। हर रोज भोर होने से पहले ही वो टिफिन बांधकर निकल पड़ता था। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या तूफान आए, रवि उसी रास्ते से होकर गुजरता था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो रास्ता सिर्फ उसका नहीं था। वहां कोई और भी था जो हर रोज वहां उसका इंतजार करता था। सर्दी का मौसम था। भोर का समय। सुबह के 5 बजे थे। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। कड़ाके की सर्दी। रवि अपने कंधों पर थैला टांगे, आंखों को मलते हुए और कानों में मफलर बांधे उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। पेड़ की टहनियों से ओस की बूंदें टपक रही थी और कहीं कहीं से उल्लू की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो जल्दी जल्दी पैडल मार रहा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान और खराब था और चारों तरफ अंधेरा था। अचानक रवि को ऐसा लगा जैसे उस पर नजरें गड़ाए उसे कोई देख रहा है। रवि का दिल एक पल को थम सा गया। उसने गर्दन घुमाई तो देखा सड़क के किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल लंबे और खुले थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकटक ऐसे देख रही थीं जैसे किसी को आर पार चीर जाएंगी। और चेहरे में ऐसा आकर्षण कि दोबारा देखने का मन करे। उस लड़की को देखकर रवि थोड़ा ठिठक गया और डर की वजह से उसके गले से आवाज भी नहीं निकली। बस उसे देखकर अपने मन में बुदबुदाने लगा, इतनी सुबह अंधेरे में ये लड़की यहाँ अकेले यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चारों तरफ सन्नाटा है और ऐसा भी नहीं कि वो किसी का इंतजार कर रही हो, क्योंकि इस सड़क से तो बस भी नहीं गुजरती। लड़की बस रवि को एकटक देखे जा रही थी और कुछ बोली नहीं। रवि ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी नजरें घुमाई, साइकिल का पेडल मारा और आगे बढ़ने लगा। इतने में रवि के कानों में पीछे से पायल की झनकार पड़ी। पायल की आवाज सुनकर रवि इतना डर गया था
कि उसकी रूह कांप गई, और सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था, और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा पीछे मुड़कर देखे। रवि फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन उस लड़की का चेहरा उसे बार बार याद आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा था। अगली सुबह रवि फिर उसी रास्ते से निकला। उसे अभी भी लग रहा था जैसे उसने जो कल देखा था वो सपना ही था, और आज सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, रवि ने देखा वो लड़की वहीं आज भी खड़ी थी। सिर झुका हुआ था और आंखें रवि पर थी। उसे फिर से वही खड़ा देख रवि इस बार थोड़ा डर गया और पीछे हट गया। थोड़ा रुका और हिम्मत करके उससे पूछने लगा, कौन हो तुम? यहाँ इतनी सुबह अंधेरे में हर दिन क्यों खड़ी रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? लड़की चुपचाप खड़ी थी और एकटक रवि को देखे जा रही थी। फिर एक पल को उसके होंठ हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसकी आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। रवि ये देखकर पसीना पसीना हो गया और डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसने साइकिल दौड़ाई और सीधा फैक्ट्री में रुका। उसके साथ अभी जो हुआ था उस पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। तीसरे दिन रवि ने काम पर निकलने से पहले तय किया कि चाहे जो हो जाए वो उस लड़की से पूछेगा कि वो कौन है और इतनी सुबह रोज वहां क्यों खड़ी रहती है। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। पत्तों पर ओस चमक रही थी, चारों तरफ अंधेरा, और रवि अपनी साइकिल चलाते हुए चला जा रहा था। और जैसे ही वो जगह आई, रवि ने देखा वो लड़की फिर से उसी जगह खड़ी थी। रवि ने उसकी तरफ देखा तो उसे लगा कि आज उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वो लड़की रवि से कुछ कहना चाहती थी। रवि ने उसके पास अपनी साइकिल रोकी और उसे डरते डरते आवाज दी, सुनो, तुम रोज मुझे क्यों देखती हो? क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हो? लड़की ने सिर उठाया। उसके होंठ फिर से हिले, लेकिन इस बार भी उसकी आवाज नहीं निकली। फिर अचानक वो धुंध में गायब हो गई। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। उसका शरीर जैसे जाम हो गया था, और यही सिलसिला चलता रहा। चौथा दिन आया, पांचवा दिन, छठा दिन। हर सुबह वो लड़की वहीं खड़ी दिखती, लेकिन ना वो हंसती थी, ना वो रोती थी, और ना ही कुछ बोलती थी। बस एकटक देखती और घूरती रहती थी। रवि हर दिन और बेचैन होता जा रहा था। कभी उसे लगता ये सब उसका वहम है, कभी उसे लगता था कि कोई भूत है, और कभी ये कि शायद वो लड़की सचमुच रवि से कोई मदद चाहती है। सातवें दिन जब रवि वहां पहुंचा तो रवि हैरान रह गया। वो लड़की वहां नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, उसे पुकारा भी, सुनो, तुम यहाँ हो क्या? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की नहीं आई। रवि घबराकर बोला, अरे, आज वो कहाँ गई? रोज तो यहीं खड़ी रहती थी। रवि के दिल में अंदर अजीब सा खालीपन उतर आया था। उसे लगा जैसे उस लड़की को वहां खड़ा देखना उसकी आदत हो गई थी। जब शाम को रवि काम से लौटकर अपने घर पहुंचा, उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी जो उसके दरवाजे के सामने रखी हुई थी। रवि ने कांपते हाथों से उस चिट्ठी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। आज रात उसी जगह आना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रवि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया था। दिल जोरों से धड़क रहा था और दिमाग एकदम सुन पड़ गया था। अब उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये चिट्ठी उसी लड़की की थी जो हर सुबह उसे रास्ते में खड़ी दिखती थी? अचानक कमरे में हल्की सी हवा चली और दिया फड़फड़ाकर बुझ गया। अब चारों ओर अंधेरा था और रवि की धड़कनें उसके कंट्रोल से बाहर थी। रवि ने अपनी साइकिल उठाई और उसी सुनसान रास्ते की तरफ चल दिया। टायर मिट्टी पर चरमराते हुए आगे बढ़ रहे थे। हैंडल पर लालटेन टंगी थी
जो जोर जोर से हिल रही थी और जिस वजह से उसकी हल्की रोशनी हवा में हिलती हुई पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पैडल मारने की आवाज और रवि के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। कौन है ये प्रीति, और मुझे क्यों बुला रही है? और जैसे ही रवि उस जगह पहुंचा जहां रोज वो लड़की खड़ी रहती थी, अचानक साइकिल का टायर रुक गया। पैडल अपने आप थम गए, जैसे साइकिल ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। रवि ने नीचे देखा, लेकिन वहां कोई रुकावट नहीं थी। टायर तो खाली जमीन पर था, पर पहिया ऐसे अटक गया जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया था। रवि ने कांपते हुए आवाज दी, प्रीति, क्या ये तुम हो? अचानक रवि को वही पायल की झनकार सुनाई दी और हवा तेज हो गई और लालटेन बुझ गई। और तभी रवि के कानों में एक धीमी सी आवाज आई, हाँ, मैं यही हूँ। रवि ने गौर से देखा तो सामने धुंध में वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, बाल खुले। लेकिन उसने देखा इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, वो डर से कांप रहा था। उसने हिम्मत की और उससे पूछा, तुम रोज मुझे रास्ते में क्यों मिलती थी? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? वो लड़की धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि को एहसास हुआ कि उसकी साइकिल हवा में उठ रही थी। वो बोली, मेरा नाम प्रीति है और मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। वो अभी भी यहीं भटक रही है। रवि का डर से ऐसा हाल था मानो उसमें जान ही नहीं थी। उसने साइकिल के हैंडल को और कस के पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में पूछने लगा, क्या तुम्हारी मौत हो चुकी है? लेकिन कैसे? प्रीति की आंखों में आंसू थे। उसने रवि की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, मेरा कत्ल हुआ था उसी फैक्ट्री में जहां तुम रोज काम करने जाते हो। अचानक वहां का माहौल बिल्कुल बदल गया। बिजली चमक रही थी, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, चारों तरफ कौवों के कांव कांव की आवाज गूंज रही थी और चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। रवि की सांस उसकी हलक में अटक गई थी और अपनी साइकिल को पकड़े हुए कांप रहा था। वो मन में सोच रहा था कि कहीं यहाँ आकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। रवि ने हिम्मत की और प्रीति से पूछा, वो कौन था जिसने तुम्हें मारा था और तुम मुझसे क्यों मदद मांग रही हो? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अब प्रीति रवि के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। बोली, रवि, जिस फैक्ट्री में तुम रोज जाते हो वहीं मेरी मौत हुई थी। पहले मैं भी वहीं काम करती थी, लेकिन फैक्ट्री का मालिक आए दिन मुझे परेशान करता था। उसकी मुझ पर बुरी नजर थी। वो मुझे पैसे देकर मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता था और जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे बदनाम करके फैक्ट्री से निकाल देगा। मैंने भी ठान लिया था कि मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी, पर किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। प्रीति की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और हवा इतनी तेज हो गई थी मानो तूफान आने वाला हो। उस रात मालिक ने मुझे जहरीली गैस वाले कमरे में बंद कर दिया। मैं मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन मशीनों की आवाज में मेरी आवाज दब कर रह गई। मेरा दम घुट रहा था और सुबह तक मेरी मौत हो गई। और फिर उन लोगों ने मेरी लाश को इसी सुनसान रास्ते पर फेंक दिया। प्रीति रोती हुई बोली, और अब जब तक उस फैक्ट्री के मालिक का सच सबके सामने नहीं आ जाता और मैं अपने हाथों से उसे सजा नहीं देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रवि, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हवा अचानक थम गई थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। रवि बोला, लेकिन अकेले मैं ये सब कैसे करूंगा? अगर मैंने सच सामने लाने की कोशिश भी की तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। प्रीति बोली, डरना मत रवि, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर अचानक प्रीति धुंध में गायब हो गई। अगले दिन रवि रोज की तरह काम पर गया, लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो बस प्रीति के बारे में सोच रहा था।
और काम छोड़कर बाहर आ गया। तभी रवि की नजर फैक्ट्री के गेट पर खड़े उसके दोस्त विजय पर पड़ी। विजय रवि का सबसे अच्छा दोस्त था। रवि को देखकर विजय बोला, अरे रवि, क्या हुआ? आज तो बहुत परेशान लग रहा है। रवि ने इधर उधर देखा और विजय का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गया। रवि की आवाज कांप रही थी। बोला, विजय, मुझे तुझको एक बात बतानी है, लेकिन कसम खा, सुनने के बाद तो उसका मजाक बनाकर हंसेगा नहीं। पागल है क्या? तू कब से मुझसे बातें छुपाने लगा? और ऐसा कभी हुआ है जब मैंने तेरी बात पर विश्वास न किया हो? अच्छा बता, क्या बात है? विजय बोला। रवि ने सारी बात विजय को बताई, जो उन 7 दिनों में उसके साथ हुई थी। प्रीति का रोज रास्ते पर खड़ा होना, चिट्ठी मिलना, और फिर आधी रात को जो उसका प्रीति से आमना सामना हुआ था, सब कुछ। सारी बातें सुनते ही विजय की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। बोला, क्या? वो लड़की प्रीति? रवि, ये तो उसी का नाम है जिसके बारे में सभी कहते हैं कि 2 महीने पहले रहस्यमयी हालत में उसकी मौत हो गई थी। रवि बोला, हाँ, और वो कह रही थी कि फैक्ट्री का मालिक ही उसका कातिल है। विजय थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, अगर ये सच है तो हम दोनों मिलकर ये राज खोलेंगे। रवि बोला, लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए। वो हम कहाँ से लाएंगे? रवि और विजय अब इसी सोच में थे कि कहाँ से सबूत लेकर आएं। तभी विजय को फैक्ट्री के वॉचमैन का ध्यान आया। उसने रवि से कहा, वॉचमैन काका को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। रात का समय था, फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। वॉचमैन गेट के सामने बैठा बीड़ी पी रहा था। रवि और विजय उसके पास गए और विजय धीरे से बोला, काका, एक बात पूछनी थी। 2 महीने पहले यहाँ एक लड़की काम करती थी, प्रीति। उसके बारे में कुछ जानते हो? वॉचमैन हिचकिचाते हुए बोला, तुम लोग उसका नाम क्यों ले रहे हो? उसकी बात यहाँ करना ठीक नहीं। अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। काका, सच बताओ, प्रीति की मौत कैसे हुई थी? लोग कहते हैं बीमारी से मरी थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। रवि बोला। वॉचमैन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, ये सच है, वो बीमारी से नहीं मरी थी। मालिक उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन तो मैंने खुद देखा था, वो रोती हुई फैक्ट्री से निकली। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि मालिक ने उसके साथ क्या किया, लेकिन मैं बूढ़ा गरीब कर ही क्या सकता था। प्रीति एकदम सीधी सादी लड़की थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम दर्शक बनकर देखने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। मैंने उस रात उसकी चीख भी सुनी थी, पर डर के मारे कुछ न कर सका। मालिक ने धमकी भी तो दी थी, अगर किसी ने मुंह खोला तो नौकरी और जान दोनों जाएगी। और इतना कहकर रोने लगा। अच्छा, तो ये सच है, मालिक ने उसे मारा और सबसे झूठ बोल दिया? विजय बोला। ये सब सुनने के बाद विजय और रवि की रूह कांप गई। अचानक हवा तेज हो गई थी और दूर से पायल की झनकार की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे प्रीति उनकी बात सुन रही हो। फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और सारे कर्मचारी अपने घर जा चुके थे। रवि और विजय हाथ में लालटेन लिए चोरी छुपे फैक्ट्री के अंदर गए। चारों तरफ सन्नाटा था और एकदम अंधेरा। विजय फुसफुसाते हुए रवि से बोला, रवि, वॉचमैन ने कहा था गैस वाला कमरा सबसे पीछे है। हाँ, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा है, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें ही देख रहा है। रवि बोला। जब दोनों उस कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बुरी तरह जाम हो चुका था। दोनों ने धक्का देकर बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही अंदर से बदबूदार हवा बाहर आई। दोनों कमरे के अंदर गए तो देखकर चौंक गए। सोचने लगे कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने के लिए दीवारों को नाखूनों से खरोंचा हो।
प्रीति के उस रात का पूरा संघर्ष उस कमरे की दीवारें बयां कर रही थी, और इतनी कोशिश के बाद अंत में उसने अपनी मौत के आगे घुटने टेक दिए। रवि ये सब देखकर कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक लालटेन टिमटिमाने लगी और कमरे में पायल की झनकार गूंजने लगी और चारों तरफ खामोशी। अगली सुबह रवि और विजय दोनों फैक्ट्री के मालिक के पास गए। दोनों बहुत गुस्से में थे। दोनों को वहां देखकर फैक्ट्री का मालिक पूछने लगा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रवि बोला, हम जानते हैं, प्रीति को तूने ही मारा था। कैसे तूने उसे गैस वाले कमरे में बंद किया और कैसे दम घुटने से उसकी वहां मौत हुई, हम सब जानते हैं। विजय बोला, हाँ, हमारे पास सबूत भी है। दीवारों पर प्रीति के खून से लिखा हुआ तेरा नाम और वॉचमैन की गवाही। मालिक हंसते हुए बोला, तुम बच्चे मुझे सजा दिलाओगे? ये फैक्ट्री मेरी है और पुलिस मेरी जेब में। कैसे दिलाओगे मुझे सजा? और अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारा भी उसी लड़की की तरह हाल होगा। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी और फिर अचानक अपने आप धड़ाम से बंद हो गईं। कमरे में पायल के झनकार की आवाज आने लगी, जो पहले तो हल्की थी और फिर धीरे धीरे तेज हो गई, और तभी कमरे के बीचों बीच धुंध का एक गोला बनने लगा। प्रीति मालिक के सामने खड़ी थी। चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और आंखें एकदम लाल जैसे आग। तू सोचता है तेरा पाप छुप जाएगा? आज मैं खुद तुझे तेरी करनी की सजा दूंगी, प्रीति गुस्से से बोली। फैक्ट्री के मालिक की सांसें फूलने लगी थी। वो डर से पीछे हटने लगा। बोला, नहीं, ये मुमकिन नहीं, तू तो मर चुकी है। सच कहा तूने, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन तुझे कैसे जिंदा रहने देती? उस दिन मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, तुझसे रोती हुई कह रही थी मुझे जाने दे, लेकिन उस दिन तुझे मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आया। आज मेरा दिन है। प्रीति घसीटते हुए उसे उसी कमरे में ले गई और कमरा बंद करके मशीन चालू कर दी। अगले दिन जब फैक्ट्री के कर्मचारी फैक्ट्री पहुंचे तो देखा कि उसकी मौत हो चुकी थी। सभी को ऐसे लगा कि कोई दुर्घटना थी। रात को जब रवि काम से वापस घर जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसी सुनसान रास्ते पर चलता चला जा रहा था जहां हर रोज उसे प्रीति दिखती थी। वहां पहुंचते ही अचानक एक हवा का झोंका आया और पायल की वही झनकार सुनाई देने लगी और सामने प्रीति खड़ी थी। रवि ने देखा प्रीति का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में दर्द की जगह सुकून था। प्रीति मुस्कुराई और बोली, रवि, तुमने मेरी मदद की और मेरी आत्मा को शांति दिलाई। तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो बस उसे देखते जा रहा था और थोड़ी ही देर में प्रीति मुस्कुराती हुई धुंध में गायब हो गई। रवि आज भी उसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन पूरी तरह बदल चुका है। रवि की जिंदगी की इस घटना ने उसके जीवन में ऐसी छाप छोड़ी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। आज भी रवि कभी कभी प्रीति को याद करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली दस्तक में अनाया के साथ।